चलिए बातें बंद और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। गुड आफ्टरनून सबको। सीधे बैठ जाओ बेटा। ठीक है जी। बीएनएस के प्रोविजंस आज के लेक्चर में शुरू होंगे और ये मान के चले अभी जितना भी चैप्टर आपका बचा है, जितना भी टॉपिक बचा है, ठीक है जी, सारा किससे रिलेटेड है? बीएनएस से रिलेटेड। अलग अलग ऑफेंसेस है जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है जी। देखिए क्या लिखा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब बात सुन लो, बीइंग अ सीएस स्टूडेंट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा मर्डर क्या होता है, किडनैपिंग क्या होती है, अबडक्शन क्या है, रेप क्या है। ठीक है जी। अदर ऑफेंसेस नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे सिर्फ वो ऑफेंसेस जो किससे रिलेट करते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। आई बात समझ में? सिर्फ उन ऑफेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं विच रिलेट्स टू प्रॉपर्टी। डन। चैप्टर 16 सेक्शन 303 से लेकर के सेक्शन 334 ऑफ बीएनएस बताते हैं क्या प्रोविजंस है और कौन सा लॉ है जो रिलेट करता है उन ऑफेंसेस से विच आर अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये हमारा टॉपिक है, ये बात समझ लो। प्रॉपर्टी होती है दो तरीके के, मूवेबल एंड इमूवेबल। एंड जो भी ऑफेंस किए जाते हैं इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जो मूवेबल इमूवेबल नेचर की है, वो पनिशेबल होते हैं अलग अलग प्रोविजंस के तहत। जो सारे प्रोविजंस है आपके चैप्टर, बोलो भाई, 17 में। आ गई बात समझ में? डन। कौन कौन से ऑफेंसेस है जो आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में जो इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे ऑफेंसेस है जी। पहला थेफ्ट, दूसरा स्नैचिंग, तीसरा एक्सटॉर्शन, देन रोबरी, देन डकैती। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर जो बचे हुए ऑफेंसेस है वो अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है जी, चीटिंग क्या होता है, फ्रॉडुलेंट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिसचीफ क्या होता है, एंड क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। ये सारे प्रोविजंस किसमें पढ़ने हैं हम लोगों को, बोलो भाई? ठीक है जी। आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है थेफ्ट, स्नैचिंग, ठीक है जी, एक्सटॉर्शन, रोबरी एंड डकैती के बारे में। डन। बोलो भाई। बातें बंद। एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक ऑफेंस से रिलेट होगा अगला ऑफेंस, इसीलिए एक साथ पढ़ने हैं। ठीक है, विदाउट एनी गैप एक ही लेक्चर में पांचों ऑफेंसेस पढ़ेंगे। रीजन बीइंग कि ऐसे समझ लो, ठीक है जी, थेफ्ट बेसिक है, उसी का एक वर्जन है स्नैचिंग, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो एक्सटॉर्शन है। हालांकि ये बहुत अलग है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन एक दूसरे से अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब में ही सेम है कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के पास जाएगी। समझ गए भाई? इसका एक्सटेंडेड वर्जन रोबरी और उसका भी एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, डकैती होता है। सारे अलग हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे चोरी के बारे में, दैट इज थेफ्ट, सेक्शन 303। ठीक है जी। देखिए क्या लिखा है, हुएवर, जो भी, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, कोई भी पर्सन जिसकी सोच है बेईमानी के तरीके से क्या करना है जी, लेकर के जाना है। बोलो भाई, हुएवर, बोलिए, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, क्या, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसके पोजेशन से, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन से कंसेंट। आई बात समझ में? कोई भी पर्सन, मान के चले ये पर्सन है, बस, जो लेकर के जाना चाहता है, ठीक है जी, इस पर्सन के, बोलो भाई, पोजेशन से डिसऑनेस्टली क्या, कोई भी प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? और इस सोच के साथ ये मूव करता है उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए। आई बात समझ में? इंटेंशन होनी चाहिए बेईमानी तरीके से किसी और की प्रॉपर्टी को लेकर के जाना, इसके लिए मूव कर रहे हो। जैसे ही मूव कर दिया, ऐसा नहीं मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है और ये चोर आता है, इसे लेकर के चला जाता है, फिर ये नहीं कहेंगे कि चोरी हो गई। जैसे ही इसने मूव किया है इस इंटेंशन के साथ, इसने इसको अपनी जगह से हिला दिया है। आई बात समझ में? मूव किया है किसी भी तरीके से। आई बात समझ? तो क्या बोलेंगे, थेफ्ट है, इज सेड टू कमिट थेफ्ट। डन। बोलो भाई, नंबर इसी के मिलेंगे, ऐसे ही लिखोगे तो, कि हुएवर, ठीक है जी, कोई भी पर्सन हुएवर इंटेंशनली, जानबूझ के, डिसऑनेस्टली, बेईमानी तरीके से ले जाने के लिए, ठीक है जी, किसी और की प्रॉपर्टी को मूव करता है, तो हम बोलेंगे कि ही इज कमिटिंग ए थेफ्ट।
समझ गए भाई? डन। ये है आपका अपराध। ठीक है जी। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं थेफ्ट के? चोरी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? पहला, इंटेंशन है, डिसऑनेस्टली लेके जाएंगे किसको? प्रॉपर्टी को। दूसरा, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को उठा करके ले जा सकते हो क्या? ठीक है जी। तीसरा, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। उस पर्सन के कंसेंट के बिना लेकर के जा रहे हैं। आई बात समझ? एंड फोर्थ, द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर टू टेक दैट प्रॉपर्टी। मूव करना जरूरी है, बिना मूव किए नहीं ले जा सकते। समझ गए भाई? बोलो भाई। डन। अलग अलग एक्सप्लेनेशंस, अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखो क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन वन, एक चीज जब तक जुड़ी है अर्थ से तो वो तब तक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। आई बात समझ में? इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दैट, उसकी चोरी नहीं हो सकती। लेकिन बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ दैट एज सून एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। लेकिन वो चोरी योग्य बन जाएगी जैसे उसे आप क्या कर दोगे? जमीन से अलग कर दोगे। एग्जाम्पल, वुड ऑफ द ट्री। एक पेड़ जमीन से जुड़ा है, ये पेड़ चोरी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसकी जड़ें क्या है? जमीन में है। लेकिन जैसे ही आपने इस पेड़ को काट दिया, तुरंत प्रभाव से, जैसे ही कट किया तुरंत प्रभाव से ये मूवेबल बन चुका है, अब इसकी चोरी हो सकती है। और जैसे ही कट किया उसी समय क्या है जी? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव अगर कर रहा है वो, दैट इज अलग करते ही, मूव करते ही क्या मान लेंगे कि चोरी हो गई। डन। बोलो भाई। एक्सप्लेनेशन टू, a moving affected by the same act which affects the severance may be a threat। that is, अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, a moving affected by the same act which affect the severance may be a threat। जैसे ही आपने अलग किया, अब मान के चलो आप एक बुलडोजर लेकर के आए या क्रेन लेकर के आए, आपने अलग नहीं किया, सीधा इस पेड़ को जमीन से उखाड़ा, ठीक है जी, और आपने देखा ना बुलडोजर के सामने जो लगा होता है, ठीक है जी, एक स्पेस होता है जहां से, दैट इज जिसमें सामान कैरी किया जाता है, आप उसी में लेकर के चल पड़े साथ के साथ। तो कह रहे एक मूविंग जो इस तरीके से की गई है कि सेम आपने सेवियर कर दिया। जैसे ओपनिंग द टैप फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द एक्सपेंसिव लिक्विड केप्ट देयर अंडर। ठीक है जी, एक टैंक था और उस टैंक पे एक टैप लगी है। आई बात समझ में? आपने टैप ओपन कर दी और उसमें से लिक्विड क्या होना शुरू हो गया? ठीक है जी, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। आप वो लिक्विड ले जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो भी क्या माना जाएगा? आपने क्या किया जी? थेफ्ट कमिट की है। बोलो भाई। तीसरी एक्सप्लेनेशन, और यही वाली केस स्टडी बना देते, एज इट इज एग्जांपल दे देंगे। ठीक है जी। कह रहे अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल व्हिच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, एक साइकिल है जी। आई बात समझ में? साइकिल को एक लॉक के साथ बांधा गया है, या जनरली आप देखते हैं गाड़ी आगे ना बढ़े इस चीज के लिए क्या कर दिया जाता है? कई बार एक ब्रिक लगा दी जाती है टायर के आगे। आ रही है बात समझ? कह रहे आप अगर कोई भी चीज हटा रहे हैं, एक पर्सन किसी थिंग, हम मान लेंगे कि वो मूव कर रहा है, अगर आपने कोई ऑब्स्टेकल हटा दिया जो उसे मूव होने से रोक रहा था, सेपरेट होने से रोक रहा था। आई बात समझ में? एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। एक जेन सेट है, ठीक है, जनरेटर सेट है, जो बिल्कुल अर्थ के साथ क्या कर दिया गया है जी? स्क्रू लगा करके उसे फिक्स कर दिया गया, अफिक्स कर दिया गया है। आप उस स्क्रू को हटा रहे हो किस पर्पज के लिए? क्योंकि वो स्क्रू ही उसे रोक करके रख रहे थे, आपने वो स्क्रू हटा दिया, दैट इज आपने क्या कर दिया? सेवियर, दैट इज अलग कर दिया उसे मूव करने के लिए। ये भी क्या माना जाएगा? थेफ्ट माना जाएगा। फोर्थ एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु बाय एन एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल। ठीक है जी, किसी की कोई गाय, ठीक है जी, भैंस, कोई डॉग, कोई कैट, कोई पैरट, ठीक है जी, किसी ने पाल रखा है, आई बात समझ में? पेट एनिमल है कोई भी, और आप उसको मूव कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या तो आप उसको प्रेम प्यार से बुला रहे हैं, ठीक है जी, आजा, ठीक है जी, आओ आओ, इस तरीके से, आई बात समझ में? या आप उसको कोई लालच दिखा रहे हैं, बिस्किट दिखा रहे हैं, आई बात समझ में? फिर वो उस वजह से मूव करना शुरू कर रहा है, तो भी माना जाएगा आप थेफ्ट कर रहे हैं। टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। Explanation 5, the consent mentioned in this section may be expressed or implied and may be given either by the person in possession or by any other person having for that purpose authority, either express or implied। कह रहे ये जो कंसेंट है, बिना कंसेंट के आप जा रहे हो, इट मींस आपने किसी तरीके से भी कंसेंट नहीं ली है, ना एक्सप्रेस कंसेंट थी, ना इंप्लाइड कंसेंट थी, ना उस पर्सन के द्वारा कंसेंट थी, या ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा कंसेंट थी। ठीक है जी, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस चीज को चोरी माना जाता है। ये होता है थेफ्ट। इसे लीगल पॉइंट्स में, लीगल लैंग्वेज में इसे चोरी कहते हैं। ठीक है जी, आपने आज तक बहुत बार सुना होगा चोरी हो गई,
लेकिन चोरी लीगल लैंग्वेज में इसे चोरी कहते हैं। आई बात समझ में? एक पर्सन अगर मूव नहीं करता किसी थिंग को, वो चोरी नहीं बनेगी। समझे क्या? तो चोरी की डेफिनेशन ये है, एग्जांपल्स पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं अलग अलग। सिचुएशन विच कॉन्स्टिट्यूट थेट, किन चीजों को चोरी माना जाता है? ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड, ए ने जेड के ग्राउंड पे एक पेड़ को काटा, किस इंटेंशन के साथ? विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ द जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। Here, as soon as A has severed the tree in order to take such a thing, he has committed theft. कह रहे जैसे ही उसने उस पेड़ को जमीन दैट इज अलग कर दिया ले जाने के इंटेंशन से, तभी क्या मान लिया जाएगा? उसने क्या कर दी है जी? चोरी कर ली है, थेफ्ट कमिट हो गया है। ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट, ठीक है जी। ऐसे समझ लो, ए ने अपनी जेब में कुछ मांस के टुकड़े या कोई बिस्किट वगैरह कुछ ऐसे रखा है लालच देने के लिए अपने पॉकेट में, और उससे वो इंड्यूस कर रहा है जेड के डॉग को कि उसे फॉलो करे। तो कह रहे here if A's intention be dishonestly to take the dog out of the Z's possession without Z's consent, तो हम मान लेंगे A ने थेफ्ट किया है। जैसे ही वो जेड के डॉग को अपने पीछे पीछे ले जाना शुरू कर देगा, जेड का डॉग उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? बिना कंसेंट के अगर लेकर के जा रहे हो तो क्या मान लिया जाएगा? बोलो भाई, थेफ्ट हुई। समझ गए भाई? आ रही है क्या बात समझ में? पेट एनिमल क्या होगा? उसका चोरी हो गया है। डन। सिचुएशंस विच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट, किनको चोरी नहीं माना जाता? देखो क्या लिखा है, जेड गोइंग ऑन ए जर्नी, जेड एक जर्नी पे जा रहे थे। ये केस स्टडी बन सकती है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है जी। इस तरीके की केस स्टडी बनी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब पढ़ोगे तो वहां दिखाऊंगा ऐसा ऐसा एक एग्जांपल, और ये पहले बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है भाई। जेड एक जर्नी पे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एंट्रस्ट हिज प्लेट टू ए, उन्होंने अपनी प्लेट किसको सौंप दी? ए को, जो कीपर है एक वेयर हाउस का। जब तक भाई ऐसे समझो, जेड ने ए को एक प्लेट सौंप दी कि मैं आपको ये सौंप के जा रहा हूं जी ये सामान, और आप क्या करना है, इसे संभाल के रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, टिल जेड शैल रिटर्न। ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट, अब ए ने वो प्लेट ले जा करके एक सोनार को बेच दी। कह रहे हियर द प्लेट वाज नॉट इन जेड्स पोजेशन, ये जेड के पोजेशन में नहीं थी, तो इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, तो ये जेड के पोजेशन में थी ही नहीं, तो जेड के पोजेशन से ली नहीं गई है, तो यहाँ पे ए ने थेफ्ट नहीं की, चोरी नहीं की है। आ गई बात समझ में? तो फिर क्या है जी? ऑफेंस है। हाँ ऑफेंस है। दो ही में हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई पर्सन आपको अपने भरोसे पे, आपके भरोसे पे कोई चीज सौंप करके गया है, आपने उस भरोसे को तोड़ा है, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा। समझ गए भाई? डन। इसको चोरी नहीं मानते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ए को जमीन पे एक रिंग मिली, ठीक है जी, जो किसी के पोजेशन में नहीं थी, ए ने ये रिंग ले ली, तो इसने चोरी नहीं की है, ऑल्दो इसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, ठीक है जी, किसी और की प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन किया है अपने फायदे के लिए। आ गई बात समझ में? तो ही में कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से चोरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उसने किसी और के पोजेशन से नहीं ली है विदाउट एनी कंसेंट। समझ गए भाई? डन। तनु क्या एग्जाम्पल पढ़ा अभी? किसी से रिंग ले ली थी, तो रास्ते पे पड़ी थी, वो रिंग ले ली, ठीक, ठीक है जी। आगे बात समझ में? इन्हें चोरी नहीं मानेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, थेफ्ट एक्सप्लेन करना प्रॉपर, एग्जांपल देना, एक की इसे थेफ्ट मानते, एक एग्जांपल देना इसे थेफ्ट नहीं मानते, और पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, चोरी की क्या सजा होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 303 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, ठीक है। whoever commits a theft, जिसने भी चोरी की है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। समझ गए भाई? कोई भी सजा मिल सकती है, सिंपल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 साल तक की, और फाइन भी लग सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। एंड इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन, दूसरी बार उसके ऊपर आरोप लगे हैं चोरी के, तो ही शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, पक्का पक्का, and for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine, and word यूज किया गया। पहली चोरी है तो सिंपल या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल सकती है 3 साल तक की, बोलो भाई, आई बात समझ में, या फाइन या दोनों। सब्सिक्वेंट बार बार चोरी करते हुए पकड़े गए हो, दूसरी बार सजा देनी तो कम से कम 1 साल, जो कि 5 साल तक भी हो सकती है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगी, एंड फाइन भी लगेगा। क्लियर? हाँ मान लो कह रहे इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5000 रुपीज, 5000 से कम की प्रॉपर्टी की चोरी की है, तो कह रहे एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार चोरी की है बेचारे ने, उसी में पकड़ा गया, तो कह रहे शेल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी लौटा दे, या
पैसा दे दे उसका, एंड शैल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। आई बात समझ में? बोलो भाई। डन? श्योर? कह रहे अलग अलग प्रकार की चोरी होती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसी चोरी है, आप इससे समझ सकते हो। थेफ्ट इन ए ड्वेलिंग हाउस, रिहायशी घर में, रेजिडेंशियल हाउस में चोरी की है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप, यहां से चोरी की है, तो सजा मिलती है कितनी? 7 साल तक की सजा एवं फाइन, एंड पक्का पक्का साथ में फाइन भी लगेगा। अगर चोरी कर रहा है कोई क्लर्क सर्वेंट किसी प्रॉपर्टी की अपने मास्टर के पोजेशन से, तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है, तो कह रहे 7 साल तक की सजा एंड फाइन भी लगेगा। ठीक है। थेफ्ट की आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है जी, चोरी की है, ठीक है जी, सामने वाले की मौत की तैयारी करके, मतलब उसको डर दिखा करके, ऐसे समझ लो हर्ट करके, तो कह रहे शेल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो 10 साल तक हो सकते हैं, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। डन? एक ऑफेंस पूरा हो गया है, थेफ्ट। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट का समय है, प्रॉपर रिव्यू ले लो, रिकैप ले लो। एक बार मैं बता देता हूं, थेफ्ट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जब इस इंटेंशन से डिसऑनेस्टली मूव कर रहा है किसी की प्रॉपर्टी को, क्यों? क्योंकि वो टेक अवे करना चाहता है विदाउट कंसेंट, तो उसे थेफ्ट कहते हैं। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशंस पढ़ लो, एग्जांपल्स पढ़ लो, सजा पढ़ लो। डन? पूरे पूरे प्रॉपर 2 मिनट है आपके पास। देखो भाई, स्नैचिंग, बस बातें बंद, इंक्लूड किया गया इसको। अब देखो, वैसे तो ये भी थेफ्ट था, बट स्नैचिंग एक अलग कैटेगरी बना दी गई। A new sub offense from theft has been defined in BNS, namely snatching. Snatching नाम से क्या किया गया है जी? इसको इंक्लूड किया गया है। कह रहे थेफ्ट इज स्नैचिंग, चोरी स्नैचिंग बन जाएगी। ठीक है जी, एकदम से छीनना। इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, मतलब कह रहे थेफ्ट इज स्नैचिंग, अगर आपने चोरी की, कैसे? द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? चेन स्नैचिंग सबने सुना होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे आरुषि। ठीक है जी, एकदम से जब एक पर्सन, ठीक है जी, किसी दूसरे पर्सन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक मोबाइल फोन, चेन, आई बात समझ में, कोई रिंग, कड़ा, एकदम से स्नैच करके ले जाता है फोर्सिबली, आई बात समझ में, तो वो थेफ्ट क्या बन गई है? स्नैचिंग बन जाएगी। एंड हुएवर कमिट स्नैचिंग शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। डन? डन? ये स्नैचिंग कंप्लीट होता है आपका। हाँ बस, अब पढ़ेंगे एक्सटोर्शन। सुना है एक्सटोर्शन? कभी नहीं सुना? एक्सटोर्ट करना, एक्सटोर्शन नहीं सुना आप लोगों ने? चलो, एक्सटोर्शन बेटा, एक्सटोर्ट करना, किसी से पैसे निकलवाना, डरा धमका करके, डर दिखा करके, चोट पहुंचाने का, मनी एक्सटोर्ट करना। हाँ ठीक बात है गुड़िया। देखो क्या लिखा है, बातें बंद। हुएवर, जो भी इंटेंशनली जानबूझ के किसी पर्सन को डर दिखाता है किसी चोट का, तो मैं जान से मार दूंगा, ठीक है जी, या चाकू मार दूंगा, डरा करके उस पर्सन को, और टू एनी अदर पर्सन, भाई मान लो इस बच्चे को डर दिखाया जा रहा है कि आपका गला काट देंगे, ठीक है जी, या फिर किसी दूसरे को कि आपका नहीं, इसको चोट पहुंचा देंगे, जैसे मान लो किसी पर्सन को डर दिखा रहे कि तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। आई बात समझ में? कह रहे कोई भी पर्सन जानबूझ के किसी दूसरे के मन में डर क्रिएट करता है चोट पहुंचाने का, किसी और को, एंड देयर बाय उस डर के कारण फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस पर्सन को डरा करके कि वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या भी कोई भी साइन और सील करके, चेटिस जिसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, कोई डॉक्यूमेंट्स पेपर्स कह लो, तो हम क्या कहेंगे? उसने क्या किया है? इट कमिट्स एक्सटॉर्शन। इसे क्या कहते हैं? एक्सटॉर्शन कहते हैं। डन? चोरी अलग है, चोरी बिना किसी को बता के भी हो सकती है, बिना कंसेंट के। एक्सटॉर्शन में क्या है जी? कंसेंट है, उसको पता है, लेकिन कंसेंट ली है आपने कैसे? डर दिखा करके। आई बात समझ में? अब आप अगर ये कहे कंसेंट कहें, तो सीधी सी बात है, आपको डर दिखा रहे कि पैसा दे दो, तो आपकी कंसेंट है, तभी तो आप दे रहे हो। कंसेंट नहीं है तो आप मना कर दोगे, नहीं देता, चोट पहुंचा लो। आई बात समझ में? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक्सटॉर्शन के? देयर शुड बी एन इंटेंशन टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी पर्सन को किसी इंजरी का डर दिखाना,
दूसरा बाय दैट फियर ऑफ इंजरी, उस चोट के डर से, फिर डिसऑनेस्टली आप इंड्यूस कर रहे हो उस पर्सन को उस डर में ला करके कि वो अपनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई चीज साइन और सील्ड जो कन्वर्ट की जा सकती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आपको सौंप दे। डन? बोलो भाई, कहां कहां पे एक्सटॉर्शन मानते हैं, कुछ सिचुएशंस बता रहे हैं। देखो, ए ने डराया जेड को कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, जो उसने अपने कंफाइनमेंट में रोंगफुल गलत तरीके से कैद में ले रखा है। कह रहे मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा जब तक तुम मुझे साइन करके डिलीवर नहीं कर देते एक प्रोमिसरी नोट, जिसमें वो जेड को बाइंड कर रहा है कि कुछ पैसे जेड ए को देगा। अब जेड ने साइन किया, डिलीवर कर दिया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो चुकी है। ठीक है भाई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? आगे पढ़ो, क्या लिखा है। ए थ्रेटन्स, ए क्या कर रहा है, डर दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे, ठीक है जी, फील्ड में किसी को भेज करके क्या कर दूंगा, नुकसान पहुंचा दूंगा अगर तुमने क्या नहीं किया जी, मुझे डिलीवर नहीं किया। पढ़ो एक बार फटाफट से। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है। ए ने बोला कि मैं किसी पर्सन को भेजूंगा, ठीक है जी, तुम्हारी फील्ड में, अनलेस, जब तक तुम मुझे क्या नहीं कर देते, एक बॉन्ड नहीं साइन करके दे देते। ठीक है जी, अनलेस, ठीक है जी, जेड विल साइन एंड डिलीवर टू बी अ बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी। भाई मैं आपके खेत में किसी को भेज के नुकसान करवा दूंगा अगर आप मुझे ये बॉन्ड साइन करके नहीं देते कि जो भी फसल उगाओगे उसका एक हिस्सा मुझे दे दोगे। इस कारण से वो उसको इंड्यूस कर रहा है और वो साइन करके दे देता है। तो यहाँ पे भी क्या है जी, एक्सटॉर्शन हुई है। क्लियर? ठीक है जी, कभी नहीं सुना था आपने एक्सटॉर्शन? चलो कोई बात नहीं। जबरन वसूली करना तो सुना होगा, वसूली भाई मूवी देखी होगी। हाँ, ठीक है जी, गोलमाल, हाँ ये सब पता है। सजा क्या होती है एक्सटॉर्शन की? अब एक बात सुन लो, एक बार बता रहा हूं, ये सारी एक्सटॉर्शन है, अलग अलग है, लेकिन एंड पेपर में नहीं पूछा गया, हो सकता ना भी क्वेश्चन बने। फर्क क्या है सुन लो पहले, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है और आपको खुद को तसल्ली से पढ़ के याद करना पड़ेगा। जैसे क्या है, देखो ये लिखा है whoever commits extortion, मतलब एक्सटॉर्शन कर दी तो ये सजा है। ठीक है भाई, 7 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। अगला अलग है, देखो whoever, जो भी इन ऑर्डर टू, करने के लिए एक्सटॉर्शन, किसी को डरा रहा है या कोशिश कर रहा है डराने की कि चोट पहुंचा दूंगा, तो अलग सजा है। आई बात समझ में? 2 साल तक या फाइन या बहुत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटॉर्शन हुई नहीं है, समझे क्या? और ना चोट पहुंचाई गई है, मतलब कोशिश कर रहा है। अगला अलग है, कोई भी पर्सन जो एक्सटॉर्शन करने के लिए, ठीक है जी, पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, ऊपर क्या था, चोट पहुंचाने के लिए, यहां पे क्या है जी, जान से मारने की धमकी दे रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार दूंगा या गंभीर चोट पहुंचा दूंगा, तो थोड़ी सी सजा और बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 साल एंड फाइन। समझ गए भाई? तो ये फर्क है, देखो। अब यहां पे तो क्या था, इन ऑर्डर टू कमिट, करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कर दी क्या, डर दिखा करके मौत का या चोट पहुंचाने का, तो फिर क्या है जी, इतनी पनिशमेंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, whoever in order to commit extortion, एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी भी पर्सन को, ठीक है जी, डर दिखा रहा है ऑफ एन एक्विजिशन अगेंस्ट दैट पर्सन, भी तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लगा दूंगा, या उसने कमिट कर दिया या कोशिश कर रहा है कमिट करने की कोई ऐसा ऑफेंस। अब ऊपर तो मौत का डर दिखा रहे हो, अब आप ये समझो कि मौत का डर नहीं दिखा रहे, फॉर एग्जाम्पल किसी को रेप का डर दिखा रहे हो, या मान लो रेप कर रहे हो, आई बात समझ में, या मान लो चक्कू से मार दिया किसी को, कोई भी ऐसा और भी तो ऑफेंस हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है जान से मारने की धमकी दी कि तुम्हें जान से मार दूंगा अगर पैसे नहीं दिए तो। ऐसा भी हो सकता है ना, आपने फॉर एग्जांपल उसके दोनों हाथ बांध दिए हो, आ रही है बात समझ में, डंडा मार दिया हो, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कमिट कर दिया, कुछ ऐसा ऑफेंस करने का डर दिखा रहे हो जिसकी सजा क्या है जी, या तो डेथ सेंटेंस है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो वहां पे इंप्रिजनमेंट मिलेगी कितनी, विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। भाई ऊपर तो ये लिखा था चोट पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचाने का डर दिखा रहे हो या मौत का डर दिखा रहे हो, आप डर दिखा रहे हो किसी और ऑफेंस का। जैसे आपने चोट पहुंचाने के नहीं बोली, अगर पैसे नहीं दिए तो कल जब तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। आई बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? किडनैपिंग का आप उसको डर दिखा रहे हो, आई बात समझ में? अबडक्शन का डर दिखा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। आई क्या बात समझ में? बोलो भाई। मतलब कुछ ऐसा ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है जी, जिसकी ये सजा हो सकती है। तो ये नेक्स्ट क्या लिखा है,
अगर आप एक्सटोर्शन कर रहे हो किसी पर्सन को डर दिखा करके, अब ये देखो सेम है, ऊपर क्या लिखा था, हुएवर इन ऑर्डर टू कमिट, आगे क्या लिख दिया, हुएवर कमिट्स। समझ गए भाई, ये सेम ही है, बस वहां पे करने के लिए, ठीक है जी, एक्सटोर्शन, और यहाँ पे एक्सटोर्शन हो चुका है तो 10 साल तक की सजा एंड फाइन मिलेगी। समझ गए भाई, डन, बोलो भाई। और इसमें यह भी लिखा गया, और हैविंग अटेम्प्टेड टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस, किसी और को इंड्यूस कर रहे हो कि भाई तू एक्सटोर्शन कर ले। समझ गए क्या, बोलो भाई। एक केस लो दिया गया है, जादूनंदन सिंह वर्सेस एम्परर। एक्यूज्ड ने क्या किया था, सुन लो, बहुत अच्छा केस है। कह रहे एक्यूज्ड ने अलोंग विद अदर्स, अब आपने थेफ्ट पढ़ा, एक्सटोर्शन पढ़ा, अब केस लो देखो। कह रहे एक पर्सन ने, ठीक है जी, इस एक्यूज ने किसी दो मतलब और लोगों के साथ मिलके क्या किया, असोल्ट कर दिया दो लोगों को, और फोर्सिबली उनके थंब इंप्रेशन ले लिए 3 ब्लैंक पेपर पे। समझ गए भाई, अब थेफ्ट है या एक्सटोर्शन है, एक्सटोर्शन है? पढ़ो, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट केसेस फ्रिक्वेंटली अकर, ऐसे केसेस हो सकते हैं, पर यहां पे आपको फर्क समझना पड़ेगा थंब इंप्रेशन देने में एंड थंब इंप्रेशन लेने में। आई बात समझ में, एक्सटोर्शन में क्या होता है, सामने वाला डिलीवर कर रहा है, आई बात समझ में, और चोरी में क्या होता है, बिना कंसेंट के आप लेके जाते हैं। फर्क समझ में आ रहा है क्या, टेक एंड गिव, गिव एंड टेक, बोलो भाई। गिव मतलब देना, टेक मतलब लेकर के जाना, आई बात समझ में। तो कोर्ट ने बोला फर्क समझो इन दोनों शब्दों में, गिव एंड टेकिंग थंब इंप्रेशन। यहां पे क्या हुआ, कह रहे द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ विक्टिम थंब इंप्रेशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इंड्यूसिंग द विक्टिम टू डिलीवर पेपर्स विद थंब इंप्रेशन। यहां पे आपने जानबूझ के अगले का थंब इंप्रेशन लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगले ने डिलीवर किया आपको, तो देयरफॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। क्यों, क्योंकि अगले ने नहीं दिए थंब इंप्रेशन और पेपर, दैट इज थंब इंप्रेशन लगा करके पेपर। और कह रहे हैं इट इज नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट, क्यों, बिकॉज पेपर्स वर नॉट टेकन फ्रॉम द विक्टिम्स पोजेशन। आई बात समझ में, उसके पोजेशन से नहीं लेके गए बिना कंसेंट के, अगले के सामने आपने लिए, तो ना तो ये चोरी हुई ना ये एक्सटॉर्शन हुई, इट इज अ केस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। आई बात समझ में, बोलो भाई, आई बात समझ में। तो ये चीज है, ऐसे चलता है लो, इस तरीके से लिखी गई होती है चीजें, ये छोटे छोटे एक वर्ड्स। अब आप पेपर में लिखाओगे, ठीक है जी, आप थेफ्ट में क्या लिखाओगे, व्हेन अ पर्सन डिलीवर्स हिज प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ठीक है, डर के मारे उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। बच्चे एग्जाम्पल बना देते हैं कि एक पर्सन सो रहा था, उसके घर में चोर घुसा, उसने डराया कि सर पे डंडा मार दूंगा, इस वजह से उसने सारे पैसे मोबाइल दे दिए, ये चोरी थोड़ी है। आई बात समझ में, तो ये चीज डकैती नहीं है ये, ठीक है जी। डकैती में 5% चाहिए होते, आगे पढ़ोगे, समझे क्या। इस तरीके से जब कोर्ट में केस जाता है तो इतना, अब आप तो बोल देते सर क्या फर्क पड़ गया, यही तो लिखा होगा पर्सन गिव, नहीं, गिव और टेक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। समझ गए भाई, बोलो भाई, समझ गए भाई, फर्क समझो। आपने एक तो क्या पढ़ा थेफ्ट, एक क्या पढ़ा एक्सटोर्शन, दोनों में फर्क क्या है, 2 फर्क है। कह रहे दोनों अलग है, कैसे, एक्सटोर्शन की जाती है बाय रॉन्गफुली गेटिंग द कंसेंट ऑफ द ओनर, गलत तरीके से ओनर के कंसेंट लेते हैं, वाइल देयर इज नो प्रेजेंट कंसेंट इन केस ऑफ थेफ्ट, जबकि चोरी में कोई कंसेंट होती ही नहीं है। बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी सब्जेक्ट ऑफ एन एक्सटोर्शन, whereas theft is limited to movable property only because of its nature। मूवेबल प्रॉपर्टी, कह रहे चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, लेकिन एक्सटोर्शन में दोनों तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। आई बात समझ में, आपने किसी से घर के कागज ले लिए साइन करवा के अपने नाम पे, आई बात समझ में, डेथ का डर दिखा करके या किसी ऑफेंस का डर दिखा करके, क्लियर, डन। ये था एक्सटोर्शन का टॉपिक। अब 2 मिनट का समय एक्सटोर्शन और रिवाइज कर लो फटाफट से। थेफ्ट समझ में आया, एक्सटोर्शन समझ में आया, इसके बाद हम रोबरी करेंगे, रोबरी का टॉपिक करेंगे, ठीक है जी। पढ़ लिया भाई, पूछना है कुछ, बोलो भाई, कोई डाउट चोरी में या जबरन वसूली में। अब बढ़ेंगे किसकी तरफ, बोलो भाई। अगला टॉपिक क्या है जी, रोबरी, ध्यान देंगे सभी। अब रोबरी और डकैती पढ़ेंगे, ठीक है जी, दोनों अलग होती हैं, ठीक है जी, बोलो भाई।
आइए देखते हैं रोबरी सेक्शन 309। As per section 309 of BNS, in all robbery there is either theft or extortion. हर रोबरी में या तो चोरी होगी या जबरन वसूली होगी। समझ गए भाई? जब भी रोबरी होगी या तो क्या होगा, थेफ्ट होगा या एक्सटोर्शन होगा। देखो क्या लिखा है, थेफ्ट इज रोबरी, मतलब आप चोरी करने के लिए गए, ठीक है जी, हुएवर कोई भी चोरी करने के लिए गया और चोरी करने के दौरान कह रहे वो थेफ्ट रोबरी में कन्वर्ट हो जाएगी कब, इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट, ठीक है जी, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। यानी कि चोरी करने के लिए या चोरी करने के दौरान या वो सामान ले जाते हुए या वो सामान ले जाने के दौरान ऑफेंडर ने उस पर्पस के लिए, फॉर दैट एंड, उस चीज को खत्म करने वॉलेंटरली जानबूझ के, causes or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। मतलब एक चोर जब चोरी करने के लिए आया तो चोरी करते हुए या चोरी करने के लिए या चोरी का सामान ले जाते हुए या चोरी का सामान जब लेकर के जा रहा था, उस चीज को अंजाम देने के लिए उसने जानबूझ करके किसी को जान से मार दिया है, ठीक है जी, या उसे रोंगफुल कैद कर दिया है, उसके घर में ही कुंडी लगा करके उसे कैद कर गया, या जान से मारने का डर दिखा रहा है या उसे कैद करने का डर दिखा रहा है, तो वो थेफ्ट नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, रोबरी बन जाएगी। समझ गए भाई? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है क्या? वो रोबरी रोबरी नहीं वो चोरी चोरी नहीं रही, वो क्या बन गई, रोबरी बन गई। एग्जाम्पल पढ़ो, इफ ड्यूरिंग कमिटिंग ऑफ थेफ्ट ऑफेंडर जानबूझ के कोजेज और अटेम्प्ट्स या कोशिश करते हैं टू कोज किसी पर्सन को जान से मारने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए या रिस्ट्रेंट करने के लिए या डर दिखाता रिस्ट्रेंट कर देता है, तो ही कमिट्स रोबरी। ठीक है जी। एक्सटोर्शन रोबरी कब बन जाएगी, पढ़ो, कह रहे एक्सटोर्शन इज रोबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्शन is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death। in short कुछ नहीं है बेटा, theft ही एक्सटोर्शन बन जाए अगर ये वर्ड ऐड हो जाए। उस ऑफेंडर क्या कर रहा है, किसी को जान से मार रहा है या मारने की धमकी दे रहा है, इस तरीके की चीजें कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। एक्सटोर्शन भी क्या बन जाएगी, बोलो भाई, रोबरी बन जाएगी अगर वो इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन or to some other person and by so putting in fear induces the person so put in fear कि अब अपनी चीजें क्या करते जी, मुझे सौंप दे। समझे क्या? जैसे एग्जांपल कह रहे एक्सटोर्शन करते हुए, मतलब आप किसी से वसूली कर रहे थे, द ऑफेंडर इन प्रेजेंट बिफोर विक्टिम एंड कमिट्स द एक्सटोर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन, विक्टिम को या तो जान से मार दिया या चोट पहुंचा दी या उसे कैद कर दिया, तो इट मींस उसने एक्सटोर्शन नहीं किया, अब क्या किया उसने, रोबरी को अंजाम दिया। डन? बोलो भाई। The offender is said to be present if he is sufficiently near to put the person in fear of instant death, of instant hurt or instant wrongful restraint। रोबरी सिर्फ तब होती है जब आप, दैट इज जब ऑफेंडर उस पर्सन के क्या हो जी, पास में हो और उसे बिल्कुल जान से मार रहा हो या डर दिखा रहा हो। आई बात समझ में? एग्जाम्पल पढ़ के और क्लियरेंस आ जाएगी। किन सिचुएशंस में रोबरी मानी जाती है? ए ने जेड को गिराया, ठीक है जी, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड जेवल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ्स विदाउट जेड्स कंसेंट। कह रहे उसने उसको गिराया, जैसे डर दिखाया, उसके कपड़ों से सामान निकाला, ठीक है जी, आई बात समझ में, पैसे वैसे ज्वेलरी वगैरह चोरी की, यहाँ पे कह रहे हैं उसने थेफ्ट किया एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट, उसने जानबूझ के उसको, ठीक है जी, एक जगह पे गिरा दिया जहां से मान लो वो नहीं निकल पा रहा है, तो कह रहे इसने क्या किया जी, थेफ्ट नहीं की, रोबरी की है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि उसने सौंप दिया, जेड ने सौंपा अपने कंसेंट से, ये बोला उसने अपनी मर्जी से निकाला है उसके कपड़ों में से वॉलेट वगैरह ज्वेलरी वगैरह। समझ गए भाई? बोलो भाई, किन सिचुएशन में रोबरी नहीं बनती? कह रहे ए ने प्रॉपर्टी ली जेड की ये कह करके, तुम्हारा बच्चा मेरी गैंग के हाथों में है एंड हम उसे जान से मार देंगे अगर तुमने 10,000 नहीं भेजे। ये सिर्फ एक्सटोर्शन है एंड पनिशेबल एज सच। मेरे को लगा कोई डाउट आ गया, बस 10,000 हद होती है। इट इज नॉट रोबरी जब तक वो बिल्कुल उसे डराए। देखो ये कहना जान से मार दूंगा, ठीक है जी, और एक बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, कि फोन मिला करके सुनी बच्चे की चीख, ठीक है जी, उसे डर दिखा करके बिल्कुल कि मार ही रहा हूं जान से, वीडियो कॉल करके कह रहे हो कि इसे जान से मार दूंगा, तो वो क्या है जी, वो एक्सटोर्शन आ रहा करके रोबरी बन जाएगी। बोलो भाई, डन क्या? बोलो भाई, क्लियर?
रोबरी की सजा क्या होती है? कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309 सबसेक्शन 4 हुएवर कमिट्स रोबरी शेल बी पनिश्ड, जो भी रोबरी करता है उसे रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलती है, कितने साल तक की? 10 साल तक की, फाइन भी। एंड इफ अगर रोबरी की है कब? हाईवे पे सूरज ढलने के बाद और सुबह सूरज उगने से पहले, सनसेट से सनराइज के बीच में, तो 14 साल तक की सजा हो सकती है। समझ गए भाई? है क्या रात को ज्यादा डर लगता है हाईवे पे? आई बात समझ में? तो सजा ज्यादा मिलेगी। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो भाई। उस समय पे अगर कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है तो किसी काम से ही आ जा रहा होगा। आई बात समझ में? किसी को शौक नहीं होता हाईवेज पे घूमने का, समझे क्या? और ऐसे समय में अगर आप, तो इट मीन्स वहां ज्यादा फियर थोड़ा क्रिएट होता है, ऐसे समझ लो चाहे। है बेटा? तो बेटा सजा तो मिल ही रही है 10 साल तक की। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309 whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ पे attempts to commit क्यों लिखा है? कोशिश की थी, सफल नहीं होगी, सफल हो गई होती तो ऊपर वाली सजा मिलती। अब आगे ना बात समझ में? पढ़ा था ना शुरुआत में 4 तरीके की सजाएं बताई गई हैं। कुछ ऐसे सेक्शन है जो साथ में या तो सेम ही बताते हैं अटेम्प्ट की सजा, कुछ ऐसे सेक्शन है जो खुद से बता देते हैं कि ऑफेंस की ये सजा है, अटेम्प्ट की ये सजा है। समझ गए भाई? एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309 सबसेक्शन 6 इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग, कमिट करने के दौरान या अटेम्प्ट के दौरान रोबरी, जब वो करना चाह रहा था या जब रोबरी की, वॉलंटरली जानबूझ के चोट पहुंचा दी है उस पर्सन को या दूसरे पर्सन को जो जुड़ा था, या कमिट दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी के दौरान, तो सजा मिलेगी फॉर लाइफ और विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो 10 साल तक की हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। मतलब उम्र कैद की भी सजा हो सकती है अगर आपने एक्चुअल में, मतलब हुएवर जिस पर्सन ने एक्चुअल में क्या कर दिया जी, चोट पहुंचा दी है। समझ गए क्या? बोलो भाई। ये थी रोबरी। हाँ जी। अच्छा, ये 92 में समझाया फिर तुमने है? चलो भाई ठीक है छोरी, डकैती करांगे अब। धारा 310। चलो फिर, वेन, जब या जद, है जद 5 या 5 तक गणे, है नी? वेन 5 और मोर पर्सन्स, ठीक है जी, हिंदी में बोले तो जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति मिल करके, आई बात समझ में? बस बेटा 5 मिनट सब्र कर लो, तो इसके लिए भी सब्र कर ले, फिर दवाई ले लेना। देखो जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति कमिट यानी कि कर देते या कोशिश करते एक रोबरी करने की, देखो बेटा अकेला जाए तो रोबरी करके आएगा, 5 गए तो डकैती हो जाएगी वो। ठीक है जी। एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है काफी अच्छी, उसका नाम था, अभी ध्यान से उतर गया, अरे नहीं मनी हाइस्ट नहीं, अरे अभी आई थी 2-3 महीने पहले, रवि किशन है उनमें मेन कैरेक्टर, एडवोकेसी पे बेस्ड है वो। ध्यान है क्या? मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे, मैं बताता हूं। बातें बंद, हाँ जी, मामला लीगल है। ठीक है, ये वेब सीरीज है, मामला लीगल है। इसके पहले एपिसोड में पहला ही जो सीन आता है कोर्ट रूम का, उसमें सेम आईपीसी के प्रोविजन बताए जाते हैं कि वहां पे केस चल रहा होता है डकैती का, और वो कहते हैं कुछ इस तरीके से, या तो आई थिंक रोबरी को डकैती बताया जाता है कि रोबरी की धारा लगी बट ये तो डकैती कर सकते हैं जी, तो ये केस ही नहीं बनता रोबरी का। या आई थिंक अपोजिट है कि डकैती का केस लगा होता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ पर्सन कम है जी, तो डकैती का केस ही नहीं बनता, ये तो रोबरी का केस है। समझ गए? तो कह रहे जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, रोबरी करते हैं, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन कॉन्जेंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रोबरी एंड पर्सन्स प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर। कह रहे या तो 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके सारे, या जब डकैती हो रही है उस समय पे सहायता करने वाले जो लोग हैं उनका नंबर 5 या 5 से ज्यादा है, तो एवरी 100 पर्सन कमिटिंग अटेम्प्टिंग और एडिंग, या तो कर रहा है या कोशिश कर रहा है या जिसने सहायता की है, वो क्या कर रहा है जी, डकैती। आई बात समझ में? क्या माना जाएगा? जिसने भी सहायता कर दी, जिसने अटेम्प्ट किया, जिसने कमिट कर दिया, क्या माना जाएगा? डकैती की। क्लियर? डन? या तो 5 लोग मिलके, मतलब पांचों गए, पांचों ने लूटपाट की है तो डकैती है, या लूटपाट 2 लोगों ने की है, एक बाहर वेट कर रहा था, हेल्प कर रहा था कि साथ लेके भागूंगा, तो डर दिखा रहे थे या सामान इकट्ठा कर रहे थे,
समझ गए भाई? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं डकैती के? ठीक है जी, देयर शुड बी एटलीस्ट 5% बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन और एडिंग। 5 लोगों का कम से कम क्या होना चाहिए जी? रोल होना चाहिए उसमें। दे विल कमिट रोबरी और इट्स अटेम्प्ट, और वो फिर या तो रोबरी करेंगे या कोशिश करेंगे रोबरी की। मतलब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति रोबरी वाले पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सारे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि रोबरी में वही बात है कि सामान लूट रहे हो, डर दिखा रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ये सारी चीजें। एंड एवरी पर्सन वेदर कमिटिंग और एडिंग इज सेट टू कमिट डकैती। जिसने भी ये किया या जिसने सहायता की वो क्या माना जाएगा? डकैती कर रहा है। ठीक है जी। इन द केस ऑफ एम्परर वर्सेस लश्कर, अ गैंग ऑफ 5 डकैट्स, 5 डकैत आए जिनमें से एक के पास गन थी, उसने एक्स क्या उस पर रेड की। लूटपाट का मामला, दैट इज सब कुछ लूट पाट के जब भाग रहे थे, वाइल दे वर रनिंग अवे विद देयर बूटी। बूटी का मतलब होता है भाई लूटपाट का सामान। दे शॉट डाउन वन विलेजर। ठीक है जी, 5 लोग, 5 डकैत आए, एक के हाथ में गन थी, लूटपाट का सामान लिया, लेके जब भाग रहे थे तो एक विलेजर को, एक गांव वाले को मार दिया। इट वाज हेल्ड दैट मर्डर कमिटेड बाय डकैट्स while carrying away the stolen property was a murder committed in the commission of डकैती and every offender was therefore liable for the murder. Done? ठीक है जी, बोलो भाई। जो भी डकैती करता है पनिशमेंट मिलती है लाइफ इंप्रिजनमेंट और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years and shall also be liable to fine. क्लियर है? बोलो भाई। If any one of 5 or more person who are conjointly committing डकैती commits murder in so committing डकैती, कह रहे हैं जब कोई एक, 5 में से कोई एक किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, जब 5 लोग या उससे ज्यादा डकैती करने गए और एक ने मार दिया जान से, every one of those person shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine. Done? Done? Good. Whoever makes any preparation for committing डकैती, अगर डकैती की प्रिपरेशन कर रहे, याद है क्या प्रिपरेशन भी ऑफेंस माना जाता है? वहां पे लिखा था डकैती, और मैंने कहा था कि आएगा ये पॉइंट तब पढ़ेंगे। तो कह रहे shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. डकैती की प्रिपरेशन की भी सजा है, अटेम्प्ट टू डकैती की भी सजा है, डकैती की भी सजा है, एंड प्रिपरेशन फॉर डकैती की भी सजा है। Whoever is one of 5 or more person assembled for the purpose of committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. कह रहे जो भी डकैती के लिए इकट्ठा हुआ है 10 साल तक की सजा मिलेगी। ठीक है जी, सश्रम सजा मिलेगी, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट काम भी करना पड़ता है। Whoever belong to a gang of person associated for the purpose of habitually committing डकैती, मान के चलो कोई डकैत नहीं है पर उसका उठना बैठना है डकैतों के साथ, आई बात समझ में? भाई बिलोंग करता है वो उस गैंग से, तो shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ठीक है जी, हंसो मत। जो भी डकैत की गैंग से मिला हुआ है, whoever belongs to, ठीक है जी, ऐसे डकैतों का साथ है जिसके पास जो हैबिचुअल है, मतलब उनका रोजमर्रा का काम ही क्या है? डकैती को अंजाम देना। बोलो भाई, बातें बंद। However, there are different punishment for डकैती and मतलब कह रहे अलग अलग पनिशमेंट है डकैती की, एंड या और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। कैसे? देखो भाई, रोबरी या डकैती हुई या विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो ये सजा है। ठीक है, 7 साल से कम नहीं होगी। रोबरी की या डकैती की कोशिश की जब आपके पास डेडली वेपन था, तो सजा 7 साल से कम की नहीं होगी। बातें बंद। ठीक है जी। और पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रोबर्स shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Clear? ये कह सकते हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके सारे ऑफेंसेस थे। अगले लेक्चर में यहां से पढ़ेंगे, घर से कोई होमवर्क नहीं है। आज के लिए इतना ही, बस थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। थेफ्ट पढ़ा, स्नैचिंग पढ़ा, एक्सटॉर्शन पढ़ा, रॉबरी एंड डकैती। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन डकैती करें, रॉबरी करें, थेफ्ट का टॉपिक, ये टॉपिक्स करें सारे, और अपना ध्यान रखें इन टॉपिक्स को करते हुए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।